15 साल पहले की बात है। मेरी सरकारी नौकरी के चक्कर में मुझे एक प्रांत में, जिसे हम टी कहेंगे, एक टी नाम के प्रांत के मुख्य शहर में कुछ दिन रुकना पड़ा। वहां मैं एक ठीक ठाक होटल में ठहरा, जो 6 महीने पहले एक यहूदी दर्जी ने खोला था, जो काफी पैसे वाला हो गया था। सुना है ये होटल ज्यादा दिन तक चला नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा अक्सर होता है, पर जब मैं वहाँ था तो वह अभी भी एकदम शान में था। नए फर्नीचर रातों को पिस्तौल की तरह चटक रहे थे। चादर, टेबल क्लॉथ और नैपकिन से साबुन की खुशबू आती थी, और पेंट किए हुए फर्श से जैतून के तेल की बदबू। लेकिन वहाँ का वेटर, जो एकदम बड़ा स्टाइल मारने वाला और थोड़ा सा गंदा आदमी था, उसका कहना था कि ये तेल कीड़े मकोड़ों को भगा देते हैं। ये वेटर, जो पहले प्रिंस का वॉलेट हुआ करता था, बड़ा ही बिंदास और खुद पर इतराने वाला बंदा था। हमेशा एक पुराना फ्रॉक कोट और घिसी हुई चप्पल पहनता था। बाजू में टेबल नैपकिन डाले रखता था, और उसके गालों पर ढेर सारे पिंपल्स थे। अपने गीले हाथों से एकदम बड़े स्टाइल में हाथ हिलाकर यह बंदा छोटी छोटी लेकिन गहरी बातें करता था। मुझे बड़ा ज्ञानी समझ के थोड़ी सी ऊपर से बातें करता था, जैसे मैं उसकी दुनियादारी और संस्कृति की कदर कर सकता हूँ। पर अपनी जिंदगी के बारे में वह थोड़ा उदास था। एक दिन मुझसे बोला, कोई शक नहीं, आजकल हमारी वाली नौकरी बड़ी बेकार है, कभी भी निकाल दिए जा सकते हैं। उसका नाम था अर्दालियोन। मुझे शहर में कुछ सरकारी अफसरों से मिलने जाना था। अर्दालियोन ने मेरे लिए एक घोड़ा गाड़ी और एक कोचमैन का इंतजाम किया। दोनों ही एकदम घिसे पिटे और ठोके हुए थे, पर कोचमैन ने एक यूनिफॉर्म पहनी थी और गाड़ी पर एक फैंसी निशान बना हुआ था। सारे ऑफिशियल काम निपटा के मैं एक देसी जमींदार के घर गया, जो मेरे पापा का पुराना दोस्त था और अब शहर में ही बसा हुआ था। उससे मिलना करीब 20 साल बाद हुआ था। इस बीच उसकी शादी हो गई, एक बड़ा सा परिवार भी बन गया। बीवी गुजर गई और उसने खूब पैसा भी कमा लिया। उसका धंधा सरकारी मोनोपोली वाला था, मतलब वह कॉन्ट्रैक्टर को बड़े ब्याज पर उधार देता था। लोग कहते हैं कि रिस्क में ही इज्जत है, पर सच कहूँ तो उसमें रिस्क था ही कितना। बातों बातों में एक लड़की मेरे कमरे में आई, थोड़ी झिझक के साथ, पर इतने हल्के कदमों से जैसे पैरों के पंजों पर चल रही हो। वह करीब 17 साल की थी, दिखने में नाजुक और पतली सी। मेरे दोस्त ने कहा, ये मेरी बड़ी बेटी सोफिया है, इनसे मिलो। ये मेरी बेचारी बीवी की जगह लेती है, घर संभालती है और अपने भाई बहनों का ख्याल रखती है। मैंने उस लड़की को दोबारा झुक के सलाम किया। वह चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई थी, और मन ही मन सोचा कि ये तो बिल्कुल घर संभालने वाली या बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं दिखती। उसका चेहरा एकदम बच्चों जैसा था, गोलमोल, छोटे छोटे पर सुंदर नैन नक्श जो बिल्कुल स्थिर थे। उसकी नीली आंखें ऊंची और थोड़ी तिरछी भौहों के नीचे एकदम घूर रही थी, जैसे उसने अभी कुछ अजीब सा देखा हो। उसका छोटा सा मुंह, जिसका ऊपर का होंठ थोड़ा उठा हुआ था, न सिर्फ हंस नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी हंसा ही नहीं। उसकी नाजुक सी त्वचा के नीचे गालों पर गुलाबी रंग के हल्के से दाग थे, जो न हल्के हुए न गहरे। उसके फ्लफी गोरे बाल उसके छोटे से सिर के दोनों तरफ हल्के से लटक रहे थे। उसकी छाती धीरे धीरे सांस ले रही थी, और उसकी बाहें किसी तरह अटपटे और सख्त रूप से उसकी पतली कमर से चिपकी हुई थी। उसकी नीली गाउन बिना किसी सिलवट के, जैसे बच्चों की होती है, उसके छोटे से पैरों तक लटक रही थी। इस लड़की का मुझ पे जो असर हुआ, वो कोई बीमारी वाला नहीं था, बल्कि कुछ अजीब सा था, समझ ना आने वाला था। मेरे सामने कोई सिर्फ शर्मीली गांव वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। यह न मुझे खींचती थी, न ही दूर करती थी। मैं बस इतना समझ पाया कि मैंने इतनी सच्ची जिंदगी से भरी शख्सियत कभी नहीं देखी।
इस जवान, गंभीर और चेतना से भरी जिंदगी को देखकर दिल में एक तरह का दुख जाग उठा। पता नहीं क्यों यह इस दुनिया की नहीं लगती, मैंने सोचा। हालांकि उसके चेहरे के भाव में कोई खास आदर्श वाली बात नहीं थी, और ये साफ था कि मादमोजेल सोफिया ड्राइंग रूम में अपने पापा के बताए घर की मालकिन के फर्ज निभाने आई थी। उन्होंने उस शहर जिसे हमने टी नाम दिया था, उस शहर के जीवन के बारे में बताना शुरू किया कि वहाँ का सामाजिक जीवन और सुविधाएं कैसी है। यहाँ काफी शांति है, उन्होंने कहा। गवर्नर एक उदास सा इंसान है और प्रांत का मार्शल कुंवारा है। पर परसों नोबिलिटी के हॉल में एक बड़ा पल होने वाला है। यहाँ बल का मतलब सोशल गैदरिंग से है, जहाँ पर काफी हाई सोसाइटी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। पर परसों नोबिलिटी के हॉल में एक बड़ा पल होने वाला है। मेरा कहना है कि आपको जाना चाहिए। वहाँ कुछ सुंदर लड़कियां भी मिलेगी और हमारे सारे बुद्धिजीवी लोग भी वहाँ दिखेंगे। मेरे दोस्त जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, उनको बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद था। वे इन्हें थोड़ी सी व्यंग के साथ पर इज्जत से बोलते थे। वैसे हम सब जानते हैं कि सूदखोरी का धंधा शराफत के साथ इंसान में एक गहरी सोच लाता है। मुझे पूछने दीजिए, क्या आप बल में आएंगी? मैंने अपने दोस्त के बेटे की तरफ मुड़कर कहा। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। पापा वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, उसने जवाब दिया, और मैं भी उनके साथ जाऊंगी। उसकी आवाज़ नरम और संजीदा थी, और वह हर शब्द को पूरा बोलती थी जैसे कुछ उलझन में हो। इस स्थिति में मुझे पहले क्रॉडिल के लिए आपको न्योता देना चाहिए। उसने सिर झुकाकर हाँ कहा, और तब भी वो नहीं मुस्कुराई। मैं जल्दी ही वहाँ से चला गया, और मुझे याद है कि उसकी आंखों का भाव जो मुझ पर एकदम स्थिर था, इतना अजीब लगा कि मैंने अपने आप पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वह मेरे पीछे किसी चीज़ को तो नहीं देख रही थी। मैं होटल वापस आया और हमेशा के जैसे सूप जूलियन, कैटलेट्स, हरी मटर और एक ग्राउस जो बिल्कुल सूखा और काला बन गया था। खाने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा। मेरे सोच का विषय थी सोफिया, मेरे पुराने दोस्त की ये रहस्यमय बेटी। पर आर्दोलियन जो टेबल साफ कर रहा था, उसने मेरी सोच को अपने तरीके से समझा। उसने सोचा कि मैं बस बोर हो रहा हूँ। हमारे शहर में विजिटर्स के लिए मनोरंजन के नाम पर बहुत कम है, उसने अपने आम बिंदास अंदाज में कहा, और साथ ही साथ एक गंदे डिनर नैपकिन से कुर्सियों की पीठ पर थपकी देता रहा। एक आदत जो, जैसा आपको पता होगा, ज्यादा पढ़े लिखे नौकरों में होती है। बहुत कम। वह रुका, और दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी, जिसके सफेद चेहरे पर एक लिलक का गुलाब बना था, अपने एक जैसी सुस्त टिक टिक से उसके शब्दों को दोहराती हुई लगी। बहुत बहुत। न कोई कॉन्सर्ट, न कोई थिएटर। आर्दलियन ने बात आगे बढ़ाई। वह अपने मालिक के साथ विदेश घूमा था और पेरिस में भी काफी रहा था। उसे यह पता था कि पेरिस को गांव वालों की तरह गलत नहीं बोलना। न कोई डांस, मसलन न ही नोबिलिटी और जेंट्री के बीच शाम के रिसेप्शन, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसने एक पल के लिए रुका, शायद मुझे उसके शब्दों के चयन की तारीफ करने का मौका देने के लिए। लोग एक दूसरे से मिलने बिल्कुल कम ही जाते हैं। हर कोई अपने घोंसले में कबूतर की तरह बैठा रहता है, और इस वजह से विजिटर्स के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। और एक चीज है, उसने धीमे से कहा, अगर आपका मन करे तो। उसने दोबारा मुझे देखा और एक तरह से आंख मारी, पर शायद उसे मुझ में उस तरह का जोश नहीं देखा जो वो चाहता था। यह शिष्ट वेटर दरवाजे की तरफ चला, एक पल के लिए सोचा, वापस आया और थोड़ी सी बेचैनी के साथ इधर उधर हिलने के बाद मेरे कान के पास झुका और खेलने वाले मुस्कान के साथ बोला, क्या आप मुर्दे देखना नहीं पसंद करेंगे? मैं हैरानी से उसको घूरने लगा। हाँ, उसने धीरे से कहा, यहाँ एक ऐसा आदमी है
वह एक साधारण कारागिर है, पढ़ना लिखना भी जानता है, पर कमाल की चीज़ें करता है। मसलन, अगर आप उसके पास जाए और अपने किसी गुजरे गए दोस्त को देखना चाहे, तो वह ज़रूर दिखा देगा। वह कैसा करता है? मैंने पूछा। ये उसका राज है, भले ही वह पढ़ा लिखा नहीं है। सच कहूँ तो बिल्कुल अनपढ़, पर वो बड़ा धार्मिक है। व्यापारी लोगों में उसकी बहुत इज्जत है। और क्या शहर के सब लोग इसके बारे में जानते हैं? मैंने पूछा। जो जानने की जरूरत करते हैं वे जानते हैं, पर बिल्कुल पुलिस का खतरा तो बनता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ऐसे काम वैसे भी मना है। और आम लोगों के लिए ये एक प्रलोभन है। आम लोग, भीड़, जैसा हम सब जानते हैं, जल्दी ही लड़ने लग जाती है। उसने तुम्हें मुर्दे दिखाए हैं? मैंने अर्दलियोन से पूछा। अर्दलियोन ने सिर हिलाया। हाँ, उसने मेरे पापा को मेरे सामने इस तरह लाया जैसे वह जिंदा हो। मैं अर्दलियोन को घूरने लगा। वो हंसा और अपने डिनर नैपकिन से खेलने लगा, और आत्मविश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से, मगर अड़िग नजरों से मुझे देखने लगा। मैं अर्दलियोन के बताए उस असाधारण तथ्य से उठने वाले विचारों की श्रृंखला पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैंने उस वादे किए गए जवाब का बेसब्री से इंतजार किया। देर शाम अर्दलियन मेरे पास आया। उसने बताया कि उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि वह उस बूढ़ी औरत को नहीं ढूंढ पाया। फिर भी मैंने मोटिवेशन के लिए उसे 3 रूबल का नोट दिया। अगली सुबह वह फिर मेरे कमरे में चमकते चेहरे के साथ आया। बूढ़ी औरत मुझसे मिलने को राजी हो गई थी। हाय लड़के, आर्देलियन ने गलियारों में चिल्लाया। हाय नोसोकिया, इधर आ। एक 6 साल का लड़का, जिसका चेहरा बिल्ली के बच्चे की तरह कालिक से सना था, सिर मुंडा हुआ, कुछ जगहों पर पूरी तरह कच्चा, फटी पुरानी धारीदार स्मोक पहने, और नंगे पैरों में बड़े बड़े गलोश। तो इस साहब को ले जा, तुझे पता है कहाँ? आर्दोलियन ने उस नौसिखिया से कहा और मेरी तरफ इशारा किया। और आप साहब, जब वहां पहुंचे तो मिस्रिदिया कार्पोनवा को पूछना। लड़के ने कर्कश सा गुर्राना किया और हम चल पड़े। हम उस शहर की कच्ची सड़कों पर काफी देर तक चले। आखिरकार उनमें से एक, जो शायद सबसे सुनसान और उजाड़ थी, वहां मेरा गाइड एक पुराने 2 मंजिला लकड़ी के घर के सामने रुका और अपनी स्मोक की आस्तीन से नाक पोंछते हुए बोला, यहाँ है, दाई तरफ चाहिए। मैं बरामदे से होकर बाहरी गलियारे में गया। दाई तरफ पड़ा। एक नीचा दरवाजा जंग लगे कब्जों पर चरमराया, और मेरे सामने एक मोटी बूढ़ी औरत दिखी, जिसने खरगोश की खाल से जुड़ा भूरा जैकेट और सिर पर रंग बिरंगा रुमाल पहना था। मिस्र दिया कार्पोनोवा, मैंने पूछा। जी, मैं आपके लिए क्या सर्विस कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने पतली आवाज में जवाब दिया। अंदर आइए। क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे? जिस कमरे में बूढ़ी औरत मुझे ले गई, वह हर तरह के कबाड़, चिथड़ों, कुशंस, रजाइयों और बोरे से इतना भरा हुआ था कि उसमें मुश्किल से घूमा जा सकता था। धूप 2 धूल भरी छोटी खिड़कियों से मुश्किल से अंदर आ रही थी। एक कोने में एक दूसरे पर ढेर किए बक्सों में पीछे से हल्की सी सिसकने और रीवी आने की आवाज आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या थी। शायद कोई बीमार बच्चा, या शायद कोई पिल्ला। मैं कुर्सी पर बैठ गया और बूढ़ी औरत मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा पीला मोम की तरह आधा पारदर्शी था। उसके होंठ इतने सिकुड़ गए थे कि वे ढेर सारी झुर्रियों के बीच एक सीधी रेखा बनाते थे। सिर के रुमाल के नीचे से सफेद बालों का एक गुच्छा बाहर निकला था, लेकिन धसी हुई भूरी आंखें, हड्डीदार उभरी हुई आईब्रोज के नीचे से सजग और चतुराई से झांक रही थी, और नुकीली नाक एकदम तिल की तरह बाहर निकली थी, जैसे हवा सूंघ रही हो, मानो कह रही हो, मैं तो चालाक हूँ। अच्छा, तुम भी मूर्ख नहीं हो, मैंने सोचा। साथ ही उससे शराब की गंध आ रही थी।
मैंने अपनी मुलाकात का मकसद बताया, जिसके बारे में जैसे मैंने देखा उसे पहले से पता था। उसने मुझे सुना, तेजी से आंखें झपकाई और अपनी नाक को और भी नुकीला करते हुए ऊपर उठाया, जैसे वह चोंच मारने को तैयार हो। हाँ, हाँ, उसने आखिरकार कहा। आर्दलियन ने मुझे कुछ कहा था। जरूर, मेरे बेटे वासिंका की कला के बारे में आप चाहते थे, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? मैंने बीच में पूछा। जहां तक मेरा सवाल है, आप पूरी तरह निश्चित रह सकते हैं। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। अरे, रहम कीजिए। बूढ़ी औरत ने जल्दी से मुझे टोका। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हम आप जैसे सज्जन पर ऐसा शक कर सकते हैं? और किस आधार पर कोई हमारी शिकायत करेगा? क्या आपको लगता है कि यह हमारा कोई पापपूर्ण आविष्कार है या कोई इन्वेंशन है? नहीं, नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है जो किसी गलत काम में पड़ जाए या किसी जादू टोने को बढ़ावा दे। भगवान ना करे। बूढ़ी औरत ने 3 बार क्रॉस बनाया। वो पूरे प्रांत में, पूरे प्रोविंस में प्रार्थना और उपवास में सबसे आगे है। सबसे आगे वो है। और यही बात है, उसे बड़ी कृपा प्राप्त है। हाँ, वाकई ये उसके हाथों का काम नहीं है, ये ऊपर से है। सर, ऐसा ही है। तो आप राजी है? मैंने पूछा। मैं आपके बेटे से कब मिल सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने फिर से आंखें झपकाई और अपने लपेटे हुए रुमाल को अपने एक आस्तीन से दूसरी आस्तीन में खिसकाया। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे परमिशन दीजिए, मिस्र दिया कारपोनवा। ये लीजिए, मैंने बीच में कहा, और मैंने उसे 10 रूबल का नोट दिया। बूढ़ी औरत ने उसे तुरंत अपनी मोटी टेढ़ी उंगलियों में पकड़ लिया, जो उल्लू के पंजों के याद दिलाते थे, और जल्दी से उसे अपनी आस्तीन में खिसका लिया। थोड़ा सोचा, और जैसे अचानक कोई फैसला ले लिया हो, उसने अपनी हथेली से अपनी जांघों पर थपकी मारी। आज शाम 7:30 बजे यहाँ आइए, उसने कहा, अपनी पिछली आवाज में नहीं बल्कि एक अलग और ज्यादा सीरियस और दबे हुए लहजे में। बस इस कमरे में नहीं, प्लीज सीधे ऊपरी मंजिल पर जाइए और बाईं तरफ एक दरवाजा मिलेगा, उसे खोलिए और आप साहब एक खाली कमरे में पहुंच जाएंगे। जो उस कमरे में आपको एक कुर्सी दिखेगी, उस कुर्सी पर बैठ जाइए और इंतजार करें। और आप जो कुछ भी देखें, एक शब्द भी ना बोले और कुछ ना करे, और कृपया मेरे बेटे से बात भी ना करे, क्योंकि वह अभी जवान है और उसे दौरे पड़ते हैं। वह आसानी से डर जाता है। वह कांपने और हिलने लगता है जैसे कोई मुर्गी का बच्चा। बड़ी दुखद बात है। मैंने मिस्र दिया को देखा। आप कह रही है कि वह जवान है, लेकिन क्योंकि वह आपका बेटा है। दिल से साहब, दिल से। मेरे पास कई अनाथ है जिनकी देखभाल मैं करती हूँ। उसने कोने की तरफ से सिर हिलाते हुए कहा, जहां से रिरियाने की आवाज आ रही थी। हे भगवान, सर्वशक्तिमान, पवित्र माता, और आप सर आने से पहले अच्छी तरह से सोच ले कि आप कौन से आपके रिश्तेदारों या दोस्तों को आप देखना चाहते हैं। अपने मरे हुए दोस्तों को याद करिए और जिसे आप चुने उसे अपने दिमाग में रखें। उसे हर समय याद रखें जब तक मेरा बेटा न आए। क्या मुझे आपको बेटे को नहीं बताना चाहिए कि? नहीं नहीं सर, एक शब्द भी नहीं। वह खुद आपके विचारों में जो चाहिए उसे ढूंढ लेगा। आपको बस अपने दोस्त को पूरी तरह दिमाग में रखना है, और अपने डिनर में थोड़ी सी शराब पी लीजिए। बस 2 या 3 गिलास। शराब कभी नुकसान नहीं करती। बूढ़ी औरत हंसी, अपने होठ चाटे और अपने मुंह पर हाथ फेरा और आह भरी। तो 7:30 बजे? मैंने कुर्सी से उठते हुए पूछा। 7:30 बजे सर, 7:30 बजे, उसने आश्वस्त करते हुए जवाब दिया। मैंने बूढ़ी औरत से विदा ली और होटल में वापस आया। मुझे शक नहीं था कि वे मुझे बेवकूफ़ बना लेते, लेकिन कैसे? यह मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रहा था। आर्दलियन के साथ मैंने 2-3 शब्दों से ज़्यादा बात नहीं की।
क्या उसने आपको देखा? उसने एब्रोज चढ़ाते हुए पूछा, और मेरे हाँ कहने पर वह बोला, बूढ़ी औरत किसी राजनेता से कम नहीं। मैंने उस राजनेता की सलाह के अनुसार अपने मृत दोस्तों को याद करना शुरू किया। काफी सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार एक बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, जो बहुत पहले मर चुका था। एक फ्रांसीसी, जो मेरा शिक्षक था। मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह मेरे लिए कोई खास आकर्षण नहीं रखता था, लेकिन उसकी पूरी शक्ल इतनी अनोखी थी, आज के किसी भी व्यक्ति से इतनी अलग, कि उसकी नकल करना पूरी तरह असंभव था। उसका सिर बहुत बड़ा था, सफेद बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए, मोटी काली बोहें, बाज जैसी नाक और माथे के बीच दो बड़े गुलाबी रंग के मस्से थे। वह हरे रंग का कोट पहनता था, जिसमें चिकने पीतल के बटन थे, धारीदार बनियान जिसका कॉलर खड़ा था, और फीते वाली कफ। अगर यह मेरा पुराना देसियर दिखाएगा, मैंने सोचा, तो मुझे मानना पड़ेगा कि यह जादूगर है। रात के खाने में मैंने बूढ़ी औरत की सलाह मानी और एक बोतल लफिट पी, जो आर्दलियन के मुताबिक बहुत अच्छी थी, हालांकि उसमें जले हुए कौर की तेज गंध थी। ठीक 7:30 बजे मैं उस घर के सामने खड़ा था जहां मैंने कल्पना से बात की थी। खिड़कियों के सारे शटर बंद थे, लेकिन दरवाजा खुला था। मैं घर के अंदर गया, डगमगाती सीढ़ियों से पहले मंजिल पर चढ़ा और बाई तरफ का दरवाजा खोलकर, जैसा कि बूढ़ी औरत ने कहा था, एक पूरी तरह खाली काफी बड़े कमरे में पहुंच गया। खिड़की के चौखट पर रखी एक मोमबत्ती कमरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास एक टूटी फूटी कुर्सी खड़ी थी। मैंने मोमबत्ती को ठीक किया, जो पहले ही काफी जल चुकी थी और उसकी बातें लंबी हो रही थी। कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। पहले 10 मिनट जल्दी बीत गए। कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जो मेरा ध्यान भटका सके, लेकिन मैं हर सरसराहट को ध्यान से सुन रहा था। बंद दरवाजे की तरफ गौर से देख रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। पहले 10 मिनट के बाद और 10 मिनट बीते, और फिर आधा घंटा, फिर 45 मिनट, और चारों तरफ कोई हलचल नहीं। मैंने कई बार खासा था कि मेरी मौजूदगी का पता चले। मुझे बोरियत और गुस्सा होने लगा। इस तरह बेवकूफ बनना मेरे दिमाग में नहीं था। मैं अपने सीट से उठने ही वाला था। खिड़की से मोमबत्ती उठाने और नीचे जाने की सोच रहा था। मैंने मोमबत्ती की तरफ देखा। उसकी बाती को फिर से ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजर खिड़की से दरवाजे की तरफ की, मैं चौंक गया। दरवाजे के साथ पे टिका एक आदमी खड़ा था। वह इतनी जल्दी और बिना आवाज के अंदर आया था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने एक साधारण नीला कुर्ता पहना था। वह मध्यम कद का और कुछ मोटा था। अपने हाथ पीछे रखकर और सिर झुकाए वह मुझे घूर रहा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मैं उसके चेहरे को साफ नहीं देख पा रहा था। मैंने बस एक घने उलझे हुए बालों का गुच्छा देखा जो उसके माथे पर गिर रहा था, और मोटे कुछ सिकुड़े हुए होठ, सफेदी आंखें। मैं उससे बात करने ही वाला था, लेकिन मुझे उस बूढ़ी औरत की हिदायत याद आई और मैंने अपने होठ काट लिए। जो आदमी अंदर आया था वो मुझे घूर रहा था, और अजीब बात है, मुझे डर जैसा कुछ महसूस होने लगा, और जैसे किसी आदेश पर मैंने तुरंत अपने पुराने शिक्षक के बारे में सोचना शुरू किया। वह अब भी दरवाजे पर खड़ा था और भारी सांस ले रहा था, जैसे कि उसने कोई पहाड़ चढ़ा हो या कोई भारी वजन उठाया हो, जबकि उसकी आंखें जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे करीब आ रही थी, और मुझे उनकी लगातार भारी दम की भरी नजरों से असहजता महसूस हो रही थी। कई बार उसकी आंखें एक दृष्टांतरिक आंख से चमक उठती थी, जैसे ये आंख मैंने एक शिकारी कुत्ते की आंखों में देखी थी जब वह खरगोश की तरफ इशारा करता है, और उस शिकारी कुत्ते की तरह वो मेरी आंखों को तब तक घूरता रहा जब मैंने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, शायद 1 मिनट, शायद
15 मिनट। और मुझे अब भी घूर रहा था। मुझे अब भी कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल और थोड़ा-सा डर महसूस हो रहा था। और मैं अभी भी उस फ्रांसीसी के बारे में सोच रहा था। 2 बार मैंने अपने आप से कहा, क्या बकवास है, ये कैसा मज़ाक है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, कंधे उचकाए, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भीतर सारी पहल अचानक जम गई थी। मेरे पास इसे बयान करने के लिए और कोई शब्द नहीं है। मुझे एक तरह का सुन्नापन ने घेर लिया था। अचानक मैंने देखा कि वह दरवाजे से हट गया था और मेरे करीब 1-2 कदम आगे खड़ा था। फिर उसने हल्का-सा उछाल लिया, दोनों पैर एक साथ, और भी करीब आ गया। फिर से, फिर, फिर से और फिर से। उसकी धमकी भरी आँखें मेरे पूरे चेहरे पर टिकी थी। हाथ पीछे थे, चौड़ी छाती दर्दनाक ढंग से हाँफ रही थी। ये उछाल मुझे हास्यास्पद लगे, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। और जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, वह ये कि मुझ पर अचानक नींद सी छाने लगी थी। मेरी पलकें आपस में चिपक रही थी। नीली स्मोक में वो शख्स, जिसकी सफ़ेद नीली आँखें थी, मेरे सामने दोहरा दिख रहा था। मुझे सब कुछ डबल दिख रहा था। अचानक पूरी तरह गायब हो गया। मैंने अपने आप को झटका दिया। वह फिर से दरवाजे और मेरे बीच खड़ा था, लेकिन अब बहुत करीब। वह फिर गायब हुआ। उस पर जैसे कोहरा सा छा गया। फिर वह फिर दिखा, फिर गायब हुआ, फिर दिखा, और हमेशा करीब और करीब। और उसकी कठोर, लगभग हाफती सांस अब मेरी तरफ से तैर रही थी। फिर कोहरा छाया, और अचानक उस कोहरे से मेरे पुराने दिसर का सिर स्पष्ट रूप लेने लगा, जो उसके सफ़ेद, पीछे कंघे किए बालों से शुरू हुआ। और हाँ, वह उसके मुस्से थे, उसकी काली आईब्रोज, उसके बाज जैसे दाग, वह उसका हरा कोट जिसमें पीतल के बटन थे, धारीदार वेस्ट कोट और जैबॉट। मैं चीख पड़ा। मैं उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा गायब हो गया, और उसकी जगह मैंने फिर से नीली स्मोक वाले उस आदमी को देखा। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार की तरफ गया। उसने अपना सिर और दोनों हाथ दीवार से टिका दिए, और एक भारी घोड़े की तरह हांफते हुए कर्कश आवाज में बोला, चाय। मिस्र दिया कारपोनवा, पता नहीं वह कहाँ से आई। उसके पास उड़ती हुई गई और वासिंका 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 कहते हुए चिंतित होकर उसका पसीना पोंछने लगी, जो उसके चेहरे और बालों से टपक रहा था। मैं उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन उसने इतनी जिद के साथ, इतनी दिल दहलाने वाली आवाज में चिल्लाया, सर, प्लीज सर, हम पर रहम कीजिए, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। कि मैंने उसकी बात मान ली, जबकि वह फिर अपने बेटे की तरफ मुड़ी, और सांत्वना देते हुए उसने बुदबुदाया, तो मैं अभी चाय मिलेगी अभी, और आप सर घर जाकर चाय पी लीजिए, उसने मेरे पीछे चिल्लाकर कहा। जब मैं घर पहुंचा, मैंने मिस्र दिया की बात मानी और चाय मंगवाई। मुझे थकान महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि कमजोरी भी। क्या हुआ? अर्दोलियन ने मुझे पूछा। आप गए थे, कुछ देखा? उसने निश्चित रूप से मुझे कुछ दिखाया, जो मैं मानता हूँ मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने जवाब दिया, वो एक वंडरफुल, पावरफुल आदमी है, आर्दोलियन ने स्मोवर ले जाते हुए कहा। व्यापारी लोगों में उसकी बहुत इज्जत है। बिस्तर पर जाने से पहले और उस घटना पर सोचते हुए मुझे आखिरकार लगा कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ। उस आदमी में निश्चित उसके रूप से कुछ मैग्नेटिक एनर्जी थी, किसी तरह जिसे मैं समझ नहीं पाया। मेरे नसों पर काम करते हुए उसने मेरे दिमाग में उस बूढ़े व्यक्ति की छवि को इतनी जीवंत, इतनी स्पष्ट रूप से उभारा, जिसके बारे में मैं सोच रहा था, कि आखिरकार मुझे लगा कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। ऐसे मेटास्टेटिस, ऐसी सेंसेशंस का ट्रांसफर, यानी संवेदनाओं का स्थानांतर, साइंस द्वारा मान्य प्राप्त है। सब ठीक था, लेकिन ऐसी चीजें पैदा करने वाली शक्ति अभी भी कुछ अद्भुत और मिस्टीरियस थी। चाहे जो कहो, मैंने सोचा। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे मरे हुए ट्विटर को मैंने देखा,
अगले दिन नोबिलिटी के हॉल में हाई सोसाइटी गैदरिंग हुई। सोफिया के पिता मेरे पास आए और मुझे याद दिलाया कि मैंने उनके बेटी के साथ वादा किया था। रात 10 बजे मैं तांबे की दियों से रोशन उस रूम के बीच में उनकी बगल में खड़ा था और मिलिट्री बैंड की गूंजती आवाज में फ्रेंच कॉर्ड्रिल के स्टेप्स को निभाने की तैयारी कर रहा था। वहाँ लोगों की भीड़ थी, खासकर महिलाएं बहुत थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन उनमें पहला स्थान निश्चित रूप से मेरे पार्टनर को मिलता है अगर उसकी आंखों में वह कुछ अजीब बल्कि जंगली से नजर न होता। मैंने देखा कि वह शायद ही कभी पलक झपकती थी। उसकी आंखों में सच्चाई का साफ भाव था, लेकिन वह उनके असाधारणपन की भरपाई नहीं कर सकता था। लेकिन उनकी शख्सियत आकर्षक थी और वह शालीनता से, हालांकि कुछ संकोच के साथ, कुछ झिझक के साथ हिलती थी जब वह वोल्टेज करती थी और थोड़ा पीछे झुककर अपनी पतली गर्दन को अपने दाएं कंधे की तरफ झुकाती थी, जैसे वह अपने पार्टनर से दूर जाना चाहती हो। उससे अधिक स्पर्श करने वाला युवा और शुद्ध कुछ भी कल्पना नहीं किया जा सकता था। वह पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी, काले रिबन पर फ्री रोजा का क्रॉस पहने हुए। मैंने उससे मजूरका के लिए पूछा। मजूरका मजूरका यानी पोलैंड के एक डांस फॉर्म का नाम है। वो एक अलग तरह के स्टाइल से किया जाता है। मैंने उससे मजूरका के लिए पूछा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब कम और अनिच्छा थे। हालांकि वह ध्यान से सुनती थी, उसी सपनीली तन्मयता के भाव के साथ, उसी ड्रीमी इंग्रॉसमेंट के साथ जो मुझे पहली मुलाकात में चकित कर गया था। उसमें रत्ती भर भी खुशी करने की इच्छा नहीं थी। उसकी उम्र में, उसके रूप में और मुस्कान की अनुपस्थिति में, और वे आंखें जो हमेशा बात करने वाले की आंखों पर सीधा टिकी रहती थी। हालांकि वे उसी समय कुछ और देख रही थी, किसी और चीज में तल्लीन थी। कितनी अजीब शख्सियत थी। आखिरकार उसे पिघलाने का तरीका न जानते हुए मैंने उसे पिछले दिन की अपनी घटना के बारे में बताने का सोचा। उसने मेरी बात अंत तक स्पष्ट रुचि के साथ सुनी, पूरे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन जैसा मैंने उम्मीद की थी, मेरी बात से वो हैरान नहीं हुई और केवल पूछा कि क्या उसका नाम वासिली नहीं था। मुझे याद आया कि बूढ़ी औरत ने उसे वासिंका कहा था। हाँ, उसका नाम वासिली है, मैंने जवाब दिया। क्या आप उसे जानती है? यह एक पवित्र व्यक्ति रहता है जिसका नाम वासिली है, उसने कहा। मैं सोच रही थी कि क्या वह वही है। पवित्रता का कोई इससे लेना देना नहीं, मैंने टिप्पणी की। यह बस एक मैग्नेटिक प्रोसेस है। डॉक्टरों और साइंटिस्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैंने मैग्नेटिक पावर, एक व्यक्ति की इच्छा को दूसरे की इच्छा के प्रभाव में लाने की संभावना और इसी तरह की बातों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन मेरे स्पष्टीकरण, मेरे एक्सप्लेनेशन, जो सच कहूँ कुछ उलझे हुए थे, उस पर कोई असर नहीं डाल रहे थे। सोफिया सुन रही थी, अपनी गोद में पंखा लिए हाथ जोड़े हुए। उसने पंखे से नहीं खेला, अपनी उंगलियां बिल्कुल नहीं हिलाई, और मुझे लगा कि मेरे सारे शब्द उससे पत्थर की मूर्ति की तरह टकरा कर लौट रहे थे। उसने उन्हें सुना, लेकिन साफ था कि उसकी अपनी मान्यताएं थी जिन्हें कुछ भी हिला या उखाड़ नहीं सकता था। आप शायद चमत्कारों को नहीं मानते, मैंने कहा। बिल्कुल मानती हूँ, उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया। और चमत्कारों को कैसे न माना जाए? क्या सुसमाचार में यह नहीं कहा गया कि जिसके पास सरसों के दाने जितना विश्वास है वह पहाड़ हिला सकता है? बस विश्वास चाहिए, मिरेकल्स हो जाते हैं। लगता है आजकल विश्वास बहुत कम है, मैंने टिप्पणी की। वैसे भी मिरेकल्स की बात नहीं सुनाई देती, लेकिन फिर भी चमत्कार है। आपने खुद एक देखा है। नहीं, विश्वास आजकल मरा नहीं है, और विश्वास की शुरुआत परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है, मैंने बीच में कहा। विश्वास की शुरुआत, सोफिया ने बिना रुके कहा। आत्मनमन है, अपमान, डिसरिस्पेक्ट। अपमान भी? मैंने पूछा। हाँ, इंसान का घमंड, उसका ईगो, अभिमान, उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। आपने इच्छा की बात की, वही तो तोड़नी चाहिए। मैंने उस युवा लड़की की पूरी शख्सियत को गौर से देखा।
जो ऐसे बात कर रही थी। मेरे शब्द, ये बच्ची भी गंभीर है, मैंने सोचा। मैंने मजदूर काम में हमारे पड़ोसियों को देखा। उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे लगा कि मेरे हैरानी उन्हें मज़ेदार लग रही थी। एक ने तो मेरे साथ सहानुभूति से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, तो हमारी अजीब युवा लड़की के बारे में क्या सोचते हो? यह हर कोई जानता है कि वो कैसी है। क्या आपने अपनी इच्छा तोड़ने की कोशिश की है? मैंने फिर सोफिया की तरह मुड़कर कहा। हर किसी को वही करना चाहिए जो उसे सही लगता है, उसने एक दृढ़ स्वर में जवाब दिया। मुझे पूछने दीजिए, मैंने थोड़े रुकने के बाद कहा। क्या आप मुर्दों को बुलाने की संभावना में विश्वास करती है? क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप मरे हुए इंसानों को बुला सकती है? सोफिया ने धीरे से सिर हिलाया। कोई मरी हुई आत्माएं नहीं है, वह अमर है और जब चाहे आ सकती है, प्रकट हो सकती है। वह हमेशा हमारे आसपास है। क्या क्या आप मानती है मसलन कि कोई अमर आत्मा इस समय इस गोरिसन मेजर के लाल नाग के आसपास मंडरा रही हो? क्यों नहीं? सूरज की रोशनी उस पर और उसके नाक पर पड़ रही है। और क्या सूरज की रोशनी, सारी रोशनी, भगवान से नहीं है? और बाहरी रूप रंग से क्या फर्क पड़ता है? शुद्ध के लिए सब कुछ शुद्ध है। बस एक शिक्षक मिलना चाहिए, एक नेता मिलना चाहिए। लेकिन माफ कीजिए, मैंने कुछ शरारत के इरादे से कहा। आपको एक नेता चाहिए, लेकिन आपके पादरी का क्या काम है? सोफिया ने मुझे ठंडे नजरों से देखा। आप शायद मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मेरे पादरी पिता मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो खुद करके दिखाए, जो अपने आप को कैसे बलिदान करता है। उसने अपनी आंखें छत की तरफ उठाई, अपने बच्चों जैसे चेहरे और उस स्थिर, गुप्त, निरंतर उलझने के भाव के साथ। वो मुझे प्री राइफलेट मेडनोवा की याद दिला रही थी। मैंने कहीं पढ़ा था, उसने आके कहा, मेरी तरफ बिना मुड़े और अपने होठों को मुश्किल से हिलाते हुए। एक महान व्यक्ति के बारे में जिसने आदेश दिया था कि उसे चर्च के बरामदे के नीचे दफनाया जाए, ताकि आने वाले सभी लोग उसे पैरों तले रोन दे और कुचले। यही जीवन में करना चाहिए। तभी अचानक बैंड के ड्रम गरज उठे। मुझे मानना होगा कि नृत्य के दौरान ऐसी बातचीत मुझे बेहद विचित्र लगी। मेरे भीतर अचानक उठने वाले ये विचार रिलीजियस नेचर के तो बिल्कुल नहीं थे। मैंने अपने पार्टनर के मजूरों का पेंटिंग को इनविटेशन मिलने का फायदा उठाया, ताकि हमारी आधी बची आधी हुई रिलीजियस चर्चा को, डिस्कशन को शुरू से करने से बच सकूं। एक चौथाई घंटे के बाद, लगभग पौने घंटे में, मैंने मादमाउज़ेल सोफिया को उनके पिता तक पहुंचाया और 2 दिन बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया जिसे हमने टी शहर कहा था। उस बच्चों जैसे चेहरे और पत्थर सी अभेद्य आत्मा वाली लड़की की छवि मेरे जहन से जल्दी ही फिसल गई। 2 साल बीत गए और संयोग से वो छवि फिर से मेरे जहन में ताज़ा हो गई। बात कुछ यूँ हुई। मैं अपने एक कलीग से बात कर रहा था, जो हाल ही में साउथ रशिया के दौरे से लौटा था। वह उसी शहर में कुछ समय के लिए रहा था और मुझे वहाँ के आसपास की कई खबरें बता रहा था। वैसे, उसने अचानक कहा, वैसे आप वीजीबी को अच्छे से जानते हैं, है ना? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। और उनकी बेटी सोफिया, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैंने उन्हें 2 बार देखा है, मैंने बताया। सोचिए, वो भाग गई है। क्या? क्या बात है? पता नहीं। 3 महीने पहले वह गायब हुई है और उसका कोई अता पता नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि कोई नहीं समझ पा रहा कि वो किसके साथ भागी। सोचिए, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है, नन्ना सा भी शक नहीं। उसने अपने लिए अपने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए थे और बहुत ही शालीन व्यवहार वाली थी। अरे ये शांत, रिलीजियस लड़की ही ऐसी होती है। इसने पूरे प्रांत में हंगामा मचा दिया है। उसके पिता निराशा में डूबे हैं और उसे भागने की क्या जरूरत थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते थे और जो सबसे समझ से बाहर है।
प्रोविंस के सारे आशिक वहां मौजूद थे, एक भी गायब नहीं है। और अब तक उसका पता नहीं चला? मैंने पूछा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जैसे समुद्र की तलहटी में चली गई हो, समुद्र की तल में छुप गई हो। दुनिया में एक अमीर वारिस कम हो गई, यह सबसे बुरी बात है। ये खबर मुझे बहुत हैरान करने वाली थी। ये मेरी सोफिया की याद से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। उसी साल ऑटोमन सीजन में डेस्टिनी ने मुझे फिर से काम से उस एस नाम के प्रोविंस ले गया, जो जैसा सभी जानते हैं उस टी प्रोविंस के बगल में है। मौसम ठंडा और बारिश वाला था। घिसे पिटे डाक घोड़े मुश्किल से मेरे हल्की गाड़ी को सड़क की काली कीचड़ में खींच पा रहे थे। मुझे याद है, एक दिन खास तौर पर बहुत बदकिस्मत था। 3 बार हम पहियों की धुरी तक कीचड़ में फंस गए। मेरा ड्राइवर बार बार एक गड्ढे को छोड़कर कराहते और बड़बड़ाते हुए दूसरे की तरफ जाता, और वहाँ भी हालत बेहतर नहीं मिलती थी। वास्तव में शाम तक मैं इतना थक गया कि डाक स्टेशन पर पहुंचने में मैंने सराय में रात बिताने का फैसला किया। डाक स्टेशन पर पहुंचकर मैंने एक विश्राम गृह में रात बिताने का फैसला किया। मुझे एक कमरा दिया गया जिसमें एक टूटी फूटी लकड़ी का सोफा था, ढलान वाला फर्श और दीवारों पर फटा हुआ कागज। उसमें क्वास, बस्ती चटाई, प्याज और यहाँ तक कि तिरपन की गंध थी। हर चीज पर मक्खियों का झुंड था, लेकिन कम से कम वह मौसम से बचाव पा सकता था। और बारिश, जैसा कि लोग कहते हैं, पूरे दिन के लिए शुरू हो चुकी थी। मैंने एक समोवार मंगवाया और सोफे पर बैठकर उन उदास सड़क किनारों के विचारों में डूब गया, जो रूस में यात्रियों के लिए इतने परिचित है। मेरे विचार एक भारी खटखटाने की आवाज से टूट गए, जो आम कमरे से आ रही थी, जिससे मेरा कमरा एक लकड़ी की दीवार से अलग था। इस आवाज के साथ साथ एक रुक रुक कर एक धातु की झंकार थी, जैसे चेन की खनक, और एक भारी पुरुष की आवाज गूंजी। इस घर में सभी पर भगवान का आशीर्वाद हो। गॉड ब्लेस अस, गॉड ब्लेस अस। आमीन, आमीन। उनके दुश्मनों को तितर बितर करो। आवाज ने हर शब्द के आखिरी अक्षर पर एक असंगत और एक जंगली सा खिंचाव के साथ दोहराया। एक जोरदार आह सुनी गई और एक भारी शरीर बेंच पर धम से बैठा, वही झंकार की आवाज के साथ। अकुलीना, भगवान की दासी, इधर आ। आवाज फिर शुरू हुई। देख, फटे पुराने कपड़ों में, और धन्य, हा हा, छी छी, मर्सीफुल गॉड, मर्सीफुल गॉड। आवाज एक डिकन की तरह गुनगुनाई। डियर गॉड, मेरे शरीर का सृष्टिकर्ता, मेरे पाप को देखो। ओह, हो, हा, छी। और इस घर में 7वें घंटे में सारी समृद्धि हो। ये कौन है? मैंने मकान मालकिन से पूछा, जो समोवार के साथ अंदर आई थी। ओ साहब, उसने जल्दी से फुसफुसाते हुए जवाब दिया, एक धन्य पवित्र व्यक्ति है। वह हाल ही में हमारे इलाके में आया है और यहाँ वह कृपापूर्वक हमसे मिलने आया है। ऐसे मौसम में बेचारा आदमी, उससे पानी सचमुच धाराओं में बह रहा है, और आपको उस पर जंजीरें देखनी चाहिए, इतनी सारी। भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, ब्लेस ऑफ गॉड। आवाज फिर सुनाई थी। आकुलिना, हे आकुलिना, आकुलिश का दोस्त, हमारा स्वर्ग कहाँ है? हमारा सुखमय स्वर्ग जंगल में है, हमारा स्वर्ग, स्वर्ग। और इसे घर में शुरुआत से बड़ी खुशी। आवाज कुछ अस्पष्ट बुदबुदाई, और फिर एक लंबी जमाई के बाद एक कर्कश हंसी सुनाई थी। यह हर बार जैसे अनायासा फूट पड़ती थी, और हर बार इसके बाद जोरदार थूकने की आवाज आती थी। अरे, मुझ पर स्टेपनिच यहाँ नहीं है, ये सबसे बुरी बात है, मकान मालकिन ने जैसे अपने आप से कहा। वह दरवाजे पर गहरे ध्यान के साथ खड़ी थी। वह कोई मुक्ति का शब्द कहेगा, और मैं, मूर्ख औरत, शायद उसे पकड़ न पाऊं। वह जल्दी से बाहर चली गई। दीवार में एक झिरी थी,
मैंने उसमें अपनी आंख लगाई। वह पागल तीर्थयात्री एक बेंच पर मेरी पीठ की तरफ बैठा था। मैंने बस उसका बड़ा सा सिर देखा, जो बियर के डब्बे जितना बड़ा था, और उसकी एक झुकी हुई चौड़ी पीठ, जो फटे और भीगे हुए शर्ट में थी। उसके सामने मिट्टी के फर्श पर एक कमजोर दिखने वाली औरत घुटनों के बल बैठी थी, जिसने आर्टिसन क्लास की महिलाओं की जैकेट पहनी थी, पुराना और पूरी तरह भीगा हुआ, और एक काला रुमाल उसकी आंखों तक खींचा हुआ था। वह उस पवित्र व्यक्ति के जूते उतारने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां चिकने, फिसलन भरे चमड़े से फिसल रही थी। मकान मालकिन उसके पास खड़ी थी, अपनी बाहें सीने पर मोड़कर। उस ईश्वर के आदमी, उस पवित्र आदमी को श्रद्धापूर्वक देख रही थी। वो पहले की तरह कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रहा था। आखिरकार उस औरत को जूते उतारने में कामयाबी मिली। वह लगभग पीछे गिर पड़ी, लेकिन खुद को संभाल लिया और उस आवारा के पैरों के चारों ओर लपेटे गए चितड़ों को खोलने लगी। उसके तलवे पर एक घाव था। मैंने नजर फेर ली। क्या मैं आपको चाय का एक प्याला लाऊं? मैंने मकान मालकिन को चापलूसी भरी आवाज में कहते सुना। कैसी बात? पवित्र व्यक्ति ने जवाब दिया। पापी शरीर का लाड करना? उसकी सारी हड्डियां तोड़ दो, और वह चाय की बात करती है। सम्माननीय बूढ़ी औरत, शैतान हमारे भीतर मजबूत है, डेविल हमारे अंदर है। भूख से उसका मुकाबला करो, ठंड से उसका मुकाबला करो, स्वर के फाटकों, बहती भेदने वाली बारिश से, और वह फिर भी कोई नुकसान नहीं लेता। वह अभी भी जिंदा है। ईश्वर की माता के मध्यस्थता के दिन को याद करो। तुम्हें मिलेगा, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। मकान मालकिन प्रशंसा की हल्की कराह को रोक नहीं पाई। बस मेरी बात सुनो। जो कुछ तेरा है उसे दे दे। अपना सिर दे दे, अपनी कमीज दे दे। अगर वे तुझसे न मांगे फिर भी दे दे, क्योंकि भगवान सब देखता है। क्या उसके लिए तुम्हारी छत को नष्ट करना मुश्किल है? उसने अपनी दया में तुम्हें रोटी दी है और तू उसे ओवन में पका। वो सब देखता है। देख, देख, देखता है। त्रिकोण में किसकी आंख है? ट्रायंगल में किसकी आंख है? बोल, किसकी आंख है? मकान मालकिन ने अपने रुमाल के नीचे चुपके से क्रॉस बनाया। पुराना दुश्मन अडिक है। अडिक, अडिक है। उस धार्मिक पागल ने कई बार दोहराया, अपने दांत किटकिटाते हुए। पुराना सा। हाँ, हाँ, भगवान उठेगा और दुश्मनों को तितर बितर कर देगा। मैं सारे मुर्दों को बुलाऊंगा, सारे मरे हुए लोगों को। मैं उसके दुश्मन के खिलाफ जाऊंगा। हाँ, हाँ। क्या तुम्हारे पास कोई तेल है? एक और आवाज, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने कहा, मुझे घाव पर थोड़ा लगाने दे। मेरे पास एक साफ चितड़ा है। मैंने फिर से झीरे से झांका। जैकेट वाली औरत अभी भी उस आवारा के घाव वाले पैर के साथ व्यस्त थी। मैगडलेन, मैंने सोचा। मैं अभी लाती हूँ, मकान मालकिन ने कहा, और मेरे कमरे में आकर होली पेंटिंग के सामने जल रही दीपक से एक चम्मच तेल लिया। वह कौन है जो उसकी सेवा कर रही है? मैंने पूछा। हमें नहीं पता साहब, वो कौन है। शायद मुक्ति की तलाश में है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। लेकिन वह कितना पवित्र व्यक्ति है, होली पर्सन। अकुलिनिष्का, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, वो पागल तीर्थयात्री बार बार कह रहा था। वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसके सामने घुटने पर बैठी औरत ने उसकी तरफ अपनी आंखें उठाई। हे भगवान, मैंने वह आंखें कहाँ देखी थी? मकान मालकिन उसके पास तेल का चम्मच लेकर गई। उसने अपना काम पूरा किया और फर्श से उठकर पूछा, क्या कोई साफ अटारी और थोड़ा सा घास है? वासिली निकितिच को घास पर सोना पसंद है, उसने जोड़ा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इधर आइए, मकान मालकिन ने जवाब दिया। इधर आए, उसने पवित्र व्यक्ति की तरफ मुड़कर कहा, और खुद को सुखाए और आराम करे। उस आदमी ने खासा धीरे से बेंच से उठा। उसके जंजीरें फिर से खनकी और मेरी तरफ मुंह करके पवित्र चित्रों की तलाश में बड़े हाव भाव के साथ
क्रॉस बनाने लगा। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही कारीगर वासिली था जिसने मुझे एक बार मेरे मरे हुए ट्यूटर को दिखाया था। उसके चेहरे के नक्शे में बहुत कम बदलाव आया था, केवल उनका भाव और भी असामान्य और भी भयानक हो गया था। उसका निचला हिस्सा जो सूजा हुआ था, उलझी हुई दाढ़ी से ढक गया था, फटा हुआ, गंदा, जंगली दिखने वाला और मुझ में डर से ज्यादा घृणा पैदा कर रहा था। उसने क्रॉस बनाना बंद किया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी कमरे के कोने में थी, फर्श पर बिना मतलब के भटक रही थी, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वासिली निकितिच, प्लीज आइए, जैकेट वाली औरत ने झुक कर कहा। उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और घूमा, लेकिन ठोकर खाकर लड़खड़ा गया। उसके साथ ही तुरंत उसके पास उड़ती हुई गई और उसकी बाह के नीचे सहारा दिया। उसकी आवाज और शख्सियत से वह अभी भी जवान लग रही थी। उसका चेहरा देखना लगभग असंभव था। अकुलिनुष्का, मेरी दोस्त, आवाज ने फिर से कांपते आवाज में कहा और अपना मुंह चौड़ा खोलकर अपनी छाती पर मुक्के से मारते हुए उसने गहरी कराह निकाली जो उसके दिल की गहराई से निकल रही थी। दोनों मकान मालकिन के पीछे के कमरे से बाहर चले गए। मैं अपने सख्त सोफे पर लेट गया और जो मैंने देखा उस पर लंबे समय तक सोचता रहा। मेरा सम्मोहक एक नियमित धार्मिक पागल बन गया था। यही वह शक्ति थी जिसे मैंने उसमें देखा था। अगली सुबह मैं अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा था। बारिश उतनी तेज थी जितनी पिछले दिन थी, लेकिन मैं और देर तक नहीं रह सकता था। मेरा नौकर, जब वो मुझे धोने के लिए पानी दे रहा था, उसके चेहरे पर एक खास मुस्कान थी, एक संयमित व्यंग की मुस्कान। मैं उस मुस्कान को अच्छी तरह से जानता था। ये दर्शाता था कि मेरे नौकर ने सज्जनों के बारे में कुछ अपमानजनक या चौंकाने वाली बात सुनी थी। वह स्पष्ट रूप से मुझे इसे बताने के लिए बेचैन था। खैर, क्या बात है? मैंने आखिरकार पूछा। क्या साहब ने कल उस पागल तीर्थयात्री को देखा? उसने तुरंत शुरू किया। हाँ, फिर क्या? और क्या आपने उसके साथी को भी देखा? हाँ, मैंने देखा। वह एक युवा सज्जन महिला है, कुलीन परिवार की। क्या? मैं सच कह रहा हूँ। आज सुबह कुछ व्यापारी उस टी शहर से आए हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने मुझे उनका नाम बताया था, लेकिन मैं भूल गया। यह जैसे एक इंग्लैंडमैन की चमक थी। क्या तीर्थयात्री अभी भी यहाँ है? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि अभी गया नहीं है। वह बहुत देर तक फाटक पर है और इतना कमाल का हंगामा मचा रहा है कि वहां से गुजरना मुश्किल है। वह इस मूर्खता के साथ अपना मनोरंजन कर रहा है। उसे शायद इसमें फायदा मिलता है। मेरा नौकर उसे शिक्षित नौकरों के श्रेणी में था, जैसे अर्दुलियम, और वह महिला उसके साथ है। हाँ, वह उसकी सेवा में है। मैं बरामदे पर निकला और उस पागल तीर्थयात्री को देखा। वह फाटक पर एक बेंच पर बैठा था और दोनों खुले हाथों को उस पर दबाकर अपना झुका हुआ सिर दाएं से बाएं हिला रहा था, जैसे पिंजरे में कोई जंगली जानवर। घने घुंघराले बालों का गुच्छा उसकी आंखों को ढक रहा था और दाएं बाएं हिल रहा था, और उसके लटकते होठ भी। उसने एक अजीब, लगभग मानवीय बड़बड़ाहट निकाल रही थी। उसकी साथी ने अभी अभी एक घड़े से धोना पूरा किया था, जो एक खंबे पर लटक रहा था, और अपने रुमाल को सिर पर फिर से लगाए बिना गंदे आंगन के काले गट्टों के ऊपर रखी एक संकरी तख्ती पर वापस फाटक की तरफ जा रही थी। मैंने उसके सिर को देखा, जो अब पूरी तरह खुला था। अब हैरानी से मेरे हाथ ऊपर उठ गए। मेरे सामने सोफिया भी थी। वह तेजी से मुड़ी और मुझ पर अपनी नीली आंखें टिकाती, जो हमेशा की तरह स्थिर थी। वह बहुत पतली हो गई थी। उसकी त्वचा और खुरदरी हो गई थी और उसमें सूरज की जलन से पीली लाल रंगत थी। उसकी नाक और नुकीली थी और उसके होठों की रेखाएं और सख्त थी, लेकिन वह कम सुंदर नहीं थी। केवल उसके पुराने सपनीले आश्चर्य के भाव के अलावा अब एक अलग नजर थी, दृढ़, लगभग साहसी, तीव्र और उत्साहपूर्ण। चेहरे में अब बच्चों जैसा कोई निशान नहीं था।
मैं उसके पास गया। सोफिया व्लादिमीरोव्ना, मैंने पुकारा। क्या ये आप हो सकती है? ऐसे कपड़ों में, ऐसे संगति में? वह चौंकी और मुझे और भी गौर से देखा, जैसे जानने की उत्सुकता हो कि कौन उससे बात कर रहा है। और बिना मुझसे एक शब्द कहे वो अपने साथी की तरफ भागी। अकुलनिष्का, उसने भारी आह के साथ कहा, हमारे पाप, वासुली निकितिच, हमें तुरंत चलना चाहिए। सुन रहे हैं? तुरंत, तुरंत, उसने कहा, एक हाथ से अपने रुमाल को माथे पर खींचते हुए और दूसरे से तीर्थयात्री को कोहनी के नीचे सहारा देते हुए। चले वासिली निकितिच, यहाँ खतरा है। मैं आ रहा हूँ, मेरी अच्छी लड़की, मैं आ रहा हूँ। पागल तीर्थयात्री ने आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया और अपना पूरा शरीर आगे झुकाकर वह सीट से उठा। बस इस जंजीर को बांधना है, उसने कहा। मैंने फिर से सोफिया के पास जाकर उसे अपना नाम बताया। मैंने उससे मेरी बातें सुनने, मुझसे एक शब्द कहने की विनती शुरू की। मैंने बारिश की तरफ इशारा किया जो बाल्टियों में बरस रही थी। मैंने उसे अपने साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की विनती की। मैंने उसके पिता का जिक्र किया, लेकिन वह जैसे किसी क्रोधपूर्ण प्रतिशोधी उत्तेजना में थी। मेरी तरफ जरा सा भी ध्यान न देकर, अपने दांत सेट करके और तेज सांस लेते हुए, वो उस विचलित आवारा को धीमी आवाज में, नरम लेकिन जिद भरे शब्दों में उकसाती है। उसकी जंजीरें बांधी, उसके बालों पर एक टूटी टोपी खींची और उसके हाथों में एक लाठी थमाई। अपने कंधे पर एक थैला लटकाया और उसके साथ फाटक से बाहर सड़क पर चली गई। उसे वास्तव में रुकने का कोई मुझे अधिकार नहीं था और ये बेकार भी था। और मेरी आखिरी निराशजनक पुकार पर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ईश्वर के आदमी को उसकी बाह के नीचे सहारा देते हुए वह तेजी से सड़क की काली कीचड़ पर चले और कुछ ही पलों में सुबह की धुंधली धुंध और बारिश की बूंदों के घने चाल के बीच मुझे उन दो आकृतियों की आखिरी झलक दिखी, पागल तीर्थयात्री और सोफिया। वे एक उभरे हुए झोपड़े के कोने पर मुड़े और हमेशा के लिए गायब हो गए। मैं अपने कमरे में वापस गया। मैं सोच में डूब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी लड़की जो अच्छी तरह पली बड़ी, जवान थी और धनवान भी थी, वह सब कुछ और सभी को कैसे छोड़ सकती थी। अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त और अपनी आदतें, जीवन की सारी सुख सुविधाएं, और किसके लिए? एक अर्ध पागल आवारा का अनुसरण करने के लिए, उसके दासी बनने के लिए। मैं एक पल के लिए भी ये विचार नहीं मान सका कि इस कदम का जवाब किसी भी तरह के, चाहे कितने भी भ्रष्ट दिल के आवेग या प्यार के जुनून में हो सकता है। उस ईश्वर के आदमी की घृणित शख्सियत पर एक नजर डालने से ऐसी धारणा पूरी तरह खारिज हो जाती थी। नहीं, सोफिया शुद्ध रही थी और उसके लिए सब कुछ शुद्ध था। मैं समझ नहीं पाया कि सोफिया ने क्या किया, लेकिन मैंने उसे दोष नहीं दिया, जैसे बाद में मैंने उन दूसरी लड़कियों को दोष नहीं दिया जिन्होंने भी उस सत्य के लिए बलिदान कर दिया जिसे वे सच मानती थी, जिसे वे अपनी पुकार मानती थी। मैं खेद नहीं कर सकता कि सोफिया ने ठीक यही रास्ता चुना था, लेकिन मैं उसकी प्रशंसा, यहाँ तक कि सम्मान से भी इनकार नहीं कर सका। वह पूरी गंभीरता से आत्म बलिदान, आत्मनमन की बात करती थी। उसके लिए शब्द और कर्म एक दूसरे के विरोध में नहीं थे। उसने एक नेता, एक मार्गदर्शक की तलाश की थी और उसे पा लिया था। और मेरे भगवान, कैसा मार्गदर्शक! हाँ, वह रोंदे जाने, पैरों तले कुचले जाने के लिए लेट गई थे। समय बीतने के साथ मेरे पास एक अफवाह आई कि उसके परिवार ने आखिरकार खोई हुई भेड़ को ढूंढ लिया था और उसे घर वापस लाया था। लेकिन घर पर वह ज़्यादा दिन नहीं रही और एक सिस्टर ऑफ साइलेंस की तरह बिना किसी तरह के शब्द कहे मर गई। आपके दिल को शांति मिले, गरीब रहस्यमय प्राणी। वासिली निकितिच शायद अभी भी अपने पागल भटकनों पे व्यस्त है। ऐसे लोगों की लौ सेहत वाकई में अद्भुत है।
हालांकि शायद उसकी मिर्गी ने उसका अंत कर दिया हो। बार्डेन बार्डेन 1869।